हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंच हिमालय गुना। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जनवरी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है। उसमें हमने वीक 1 एंड वीक 2 का रिवीजन कर लिया था। फिर हमारे बचते हैं 3 वीक, वीक 3, वीक 4, वीक 5। तो मेरी कोशिश रहेगी आज हम इसको कंप्लीट कर लें, और हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उसमें एक्स्ट्रा कोशिश करूंगी कम से कम बताऊं या ना ही बताऊं, क्योंकि हमने डिटेल में कर लिया है, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ओके, तो देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ओके, वीक 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरकास्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2025 एज पर द यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025। 2025 की एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की। तो उसके तहत आपका उन्होंने फोकस की है ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी की 2025 के लिए। तो वो आपसे पूछा गया है कि कितनी की गई है, 6.8, 6.6, 7.0 and 5.7. The right answer is 6.6, ऑप्शन बी। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 की थी आपकी 6.8 एंड 2025 के लिए है आपकी 6.6 एंड 2026 के लिए भी उन्होंने फोकस की है आपकी अगेन 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian to score a triple hundred in an under-19 women's ODI trophy match? तो कौन पहली भारतीय बन गई हैं अंडर 19 की? मात्र 14 साल की हैं ये, और इन्होंने अंडर 19 वुमेन ओडीआई ट्रॉफी मैच के अंदर 100 का आपने स्कोर किया हुआ है इन्होंने। तो मिथाली राज, स्मृति मंदाना, ईरा जादव एंड शिफाली वर्मा। इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो मिथाली राज, जो आपकी मिथाली राज हैं, स्मृति मंदाना है, शिफाली वर्मा है। तो ये तो अंडर 19 में नहीं खेलती हैं। अंडर 19 में खेलने वाली आपके पास एकमात्र ईरा जादव है, और ये मात्र 14 साल की हैं, और इन्होंने 100 का स्कोर किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the initial agreement signed between India and Soviet Union for the construction of the कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? जो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के अंदर है। तो इसके लिए भारत और सोवियत यूनियन के बीच में स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ था, तो वो कौन से ईयर में हुआ था? अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए इन्होंने आपके पास, 1985, 1988, 1991 एंड 1998। तो सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से, लास्ट ही हमने किया था कि जो 1991 के अंदर तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बचता है 1985 एंड 1988। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1988। तो इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था, किसके लिए? जो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। कुडनकुलम तब आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में भी कहाँ पे पड़ा था हमने? तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ा था। और इसके अंदर टोटल क्या था कि जो रशिया की गवर्नमेंट है उनकी एक कंपनी है रोस्तम, उसने दिया था, वहां से हमको पूरा जो आपका प्रिपरेशन में उन्होंने हेल्प की है हमारी इस एग्रीमेंट के अंदर। और 6 यूनिट थी, और हर एक यूनिट कितने की थी आपकी? 1000 मेगावाट की थी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है आपकी? 6000। तो टोटल है आपकी 6000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the selection committee under the chief election commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and term of office act 2023? तो जो आपका 2023 का अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट है, उसके तहत जो सिलेक्शन कमेटी रखी गई है, जिसके अंदर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो आपके दो साथ में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा? उनकी जो कमेटी होगी सिलेक्शन कमेटी, उसके अंदर कौन कौन होंगे? तो पहली ऑप्शन है आपके पास, द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड ओनली प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो गलत है आपका। सेकंड है आपका, द सिलेक्शन कमेटी डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी चाहिए होते हैं, और ऑपोजिशन के आपको मेंबर भी चाहिए होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ जी, पहले सीजीआई होते थे, लेकिन अभी जो नया इसमें चेंज कर दिया गया है उसमें सीजीआई को वहां से रिमूव करके उनकी जगह पे कौन आ गया? कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये भी आपका गलत है। लास्ट ऑप्शन है, द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और यही आपका राइट आंसर।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। विच हिस्टोरिकल फिगर नोन फॉर रेस्क्यूइंग पंजाबी गर्ल्स फ्रॉम द मुगल्स इज ऑनर ड्यूरिंग द लोहड़ी फेस्टिवल। तो जब लोहड़ी फेस्टिवल होता है उसमें हम गाना भी गाते हैं और बोला जा रहा है कि कौन सी हिस्टोरिकल फिगर है जिन्होंने मुगलों से जो पंजाबी गर्ल्स उनको रेस्क्यू किया था। तो जब आप बोलते हो देम आई लोहड़ी तो वहां पे आप बोलते हो दुल्ला भट्टी वाला। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दुल्ला भट्टी। Next question. Who has been appointed as the new Chief Justice of the Telangana High Court? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? आपके फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस अभिलाषा कुमारी, देन जस्टिस उजल भुयन, एंड ऑप्शन सी जस्टिस एस मुरलीधर, एंड लास्ट ऑप्शन इज जस्टिस सुजय पॉल। तो मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना के हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में जो आपके सीजीआई हैं वही सूजे हुए हैं। उनको खूब सारा तेल लगा के जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें क्या हो गया, उनके पैर में सूजन आ गई थी तो वो तेल लगा के जा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस सुजय पॉल, ऑप्शन डी। हाईलाइट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, इससे आपको थोड़ा हाईलाइटेड होके आंसर अच्छे से दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन मौसम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपसे पूछा गया है कि जो मिशन मौसम है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जिसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। टू डेवलप वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स। सेकंड थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड सीजनल फोरकास्ट फॉर एग्रीकल्चर ओनली, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट्स फॉर वेदर मॉनिटरिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है कि इंडिया को हमने वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, टू डेवलप वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, एंड थर्ड इन्होंने बोला कि सिर्फ एग्रीकल्चर को लेके हमारा फोकस रहेगा, सिर्फ उससे रिलेटेड हम सीजनल फोरकास्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में इन्होंने बोला टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट फॉर वेदर मॉनिटरिंग। जी नहीं, इसमें आपको सब कुछ देखा जाएगा, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन की बात की गई है और टेक्नोलॉजीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे और अच्छे से डेवलप करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। थर्ड और फोर्थ हो गया आपकी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is the name of India's first indigenous micro-missile system developed by the Economic Explosive Limited to counter swarm drones? तो भारत का जो पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा टू काउंटर स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन मतलब जो झुंड में आपको अगर बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए भारत ने अपना एक फुली मेड इन इंडिया माइक्रो मिसाइल सिस्टम प्रिपेयर किया है। और उसका नाम क्या है? नाग, ब्रह्मोस, अग्नि या भार्गवास्त्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भार्गवास्त्र। सबको भगा देगा, एक साथ कितने भी झुंड में आ जाए सबको भगा देगा ये वाला मिसाइल सिस्टम। तो भार्गवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the central government implement the recommendation of the 7th पे कमीशन? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो 7th पे कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन कब आई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा 8th कमीशन आने वाला है और 7th कमीशन का आपका खत्म हो जाएगा। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 10-10 साल का टेन्योर रहता है, तो 10 साल पीछे चले जाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2016, ऑप्शन बी। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस कब आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब इंप्लीमेंट की गई थी? 1 जनवरी 2016 को। और अभी हाल ही में अप्रूवल मिल गया है कि 8th पे कमीशन को हम बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। 31 दिसंबर 2025 को आपका ये वाला जो 7th पे कमीशन है ये क्या हो जाएगा, खत्म। 31 दिसंबर 2025। और फिर 1 जनवरी से आपका 2026 से आपका 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भागमती वाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक बुक है भागमती वाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी, इसका राइट आंसर था आपका मोपिया बासु। इसको लेके हमने थोड़ी सी ट्रिक भी पढ़ी थी कि किस तरीके से हमने इसको लर्न करना है, और ये थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी हमने कि हैदराबाद के ही वहां पे एक जो इब्राहिम कुतुब शाह थे, उनके बेटे को एक लेडी से प्यार हो गया था, और उनसे प्यार करने के लिए जो वहां पे आपकी हैदराबाद के अंदर एक मूसी रिवर है उसको क्रॉस करके वो चले गए थे, और बहुत ही खराब कंडीशन थी, और उस कंडीशन में वो चले गए। तो उनके जो पिताजी थे इब्राहिम कुतुब शाह वो घबरा गए, तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पुल बनाता हूँ। बस उसी की कहानी है। तो भागमती वाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोपिया वासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जेड मोर टनल प्रोजेक्ट? जो आपका जेड मोर टनल प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट है। फर्स्ट, द टनल वॉज रीनेम्ड फ्रॉम सोनमर्ग टनल टू जेडमोर टनल, तो ये तो गलत है। सोनमर्ग टनल अब इसका नाम पड़ा है, पहले इसका नाम जेडमोर टनल था, तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये तो आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेडमोर टनल बिगेन इन 2012 एंड वाज लेटर हैंडेड ओवर टू द NHIDCL इन 2019। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। जो इसका कंस्ट्रक्शन है जेडमोर टनल का, ये 2012 में ही स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम कौन कर रहा था आपको मैंने बताया भी था, कौन कर रहा था? BRO कर रहा था, मॉडल रोड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उन्होंने 2019 में इसको हैंड ओवर कर दिया, किसको? NHIDCL को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। NHIDCL की फुल फॉर्म क्या होती थी? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is credited with starting the organization of the Kumbh Mela at Prayagraj? One of the famous personality, जो कि आपके कौन थे? आपके राजा हर्षवर्धन जी, उन्होंने ही कुंभ मेला स्टार्ट किया था प्रयागराज के अंदर। और इनके टाइम पे एक बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर भी आए थे, जिनको हम सब जानते हैं हेन सांग के नाम से। तो राजा हर्षवर्धन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who developed the third generation anti-tank guided missile ATGM Nag Mk2? जो थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग Mk2, उसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इसरो, देन आपका DRDO, देन BEL, देन HAL। राइट आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग Mk2 क्या की है? आपकी प्रिपेयर की है, डेवलप की है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या नाग Mk2 क्या है? तो नाग Mk2 क्या है? आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दुश्मन देश का कोई भी टैंक आ रहा है तो उसको हम इस मिसाइल को छोड़ेंगे और उसका टैंक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसको प्रिपेयर किसने किया है? आपका DRDO ने। और ये कौन सी जनरेशन का है? आपका थर्ड जनरेशन का। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question. What is the conservation status of the Indian pangolin as per the IUCN Red List? तो जो इंडियन पैंगोलिन है आपका, दो तरह के पैंगोलिन होते हैं, एक आपका इंडियन पैंगोलिन होता है, दूसरा आपका चाइनीज पैंगोलिन होता है। तो जो इंडियन पैंगोलिन है उसका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा गया है कि IUCN की रेड लिस्ट के अंडर वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड नियर थ्रेटन्ड। लास्ट ईयर भी हमने क्वेश्चन किया था, तो वो फिश से रिलेटेड वो कौन सी कैटेगरी में थी? एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और ये भी कौन से कैटेगरी के अंदर है आपका इंडियन पैंगोलिन? ये भी आपका आएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर, एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्मी डे इन इंडिया। आपसे पूछा गया है जो आर्मी डे है भारत के अंदर, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या 15 जनवरी को कमेमोरेट करते हैं हम आर्मी डे टू मार्क द डे जनरल KM करेपा बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 15 जनवरी को ही हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्या हुआ था, जो हमारे जनरल KM करियप्पा जी हैं वो भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के अंदर।
ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन 2, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन 2025 द 77th इंडियन आर्मी डे परेड विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनली जो आपकी ना ये हर साल कहाँ पे होती थी, दिल्ली के अंदर होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये कहाँ पे हो रही है आपकी, और जगह पे हो रही है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में ये हुई थी बेंगलुरु के अंदर, तो 2024 में भी पढ़ा था हमने कहाँ पे थी, लखनऊ के अंदर हुई थी, और जो 2025 की है वो कहाँ पे हुई आपकी, पुणे के अंदर। तो ये 23, 24, 25 का याद रखना है आपने। BLP जैसे होता है ना, बी एक तो होता है VIP, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमने VIP को रिप्लेस कर देना है BLP से। बेंगलुरु 23 में, 24 में हो गया आपका लखनऊ, और 25 में हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे P होगा, पुणे, VLP। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन C, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी तक यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन डाले हमने करेक्टली स्टेटमेंट पूछी है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे इनकरेक्ट भी पूछे, तो आपने करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपने राइट आंसर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड व्हेन द सन एंटर्स मकरा कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द धनु राशि सैजिटेरियस। तो संक्रांति हर महीने आती है, और हर महीने में क्या होता है आपका, जब भी संक्रांति आती है उसका मतलब कि वो एक राशि से सूरज भगवान दूसरी राशि में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मकर संक्रांति का मतलब है जब आपकी मकर राशि में क्या हो रहे हैं, भगवान सन क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और धनु राशि को क्या कर रहे हैं, सेजिटेरियस राशि को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, ड्यूरिंग बिहू फेस्टिव फूड्स लाइक पीठा, राइस केक जो होता था, एंड लॉरस ट्रेडिशनल फूड मेड ऑफ राइस एंड कोकोनट, ये प्रिपेयर किए जाते हैं। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, पौष संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में उसी दिन 14 जनवरी के दिन पौष संक्रांति होती है, और असम के अंदर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। असम के अंदर हमने कितने टाइप के बिहू फेस्टिवल पढ़े थे आपके, 3 टाइप के होते हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा आपका, तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which organization is responsible for the implementing the INROAD, Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development Project। तो इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, रबर है, रबर से ही आपने अगर इन रोड लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रोड की बात की है या रोड वाला कोई भी ऑप्शन दे दो आप मिनिस्ट्री, तो वो ध्यान रखना है। इन रोड क्या है आपका, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द हुलॉक गिवन इंडियाज ओनली 8 स्पीशीज इज फाउंड इन दिस सेंचुरी। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है आपकी। और थर्ड स्टेटमेंट है, द भोगदोई रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी क्रिएटिंग अ वाटर लॉक्ड रीजन। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट दी हैं, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। होलनगापर जो गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम की ही जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका, और हुलॉक गिवन जो है इंडिया की ओनली 8 स्पीशीज है जो इस सेंचुरी के अंदर पाई जाती है। और आपकी यहाँ पे ये कौन सी नदी के किनारे पे है, ये भोगदोई रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। खास करके रिवर, कौन सी रिवर है, भोगदोई रिवर, और एक क्रिएट करती है वाटर लॉक्ड रीजन। तो आंसर रहेगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पवना रिवर। पवन रिवर या पवाना रिवर बोल सकते हो आप, या पावना रिवर बोल सकते हो। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पावना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी, जो पावना रिवर है ये ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट से ही करती है। द रिवर डायरेक्टली मर्जेस विद द कृष्णा रिवर विदाउट एनी कन्फ्लुएंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। हमने देखा था 2-3 ट्रिब्यूटरी थी इसकी, तब जाके ये कृष्णा में आपकी मर्ज करती थी, डायरेक्टली नहीं करती थी, इनडायरेक्टली मर्ज करती थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द पवना रिवर मर्जेस विद द मूला रिवर नियर पुणे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आपकी करेक्ट रहेगी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 and 3।
फर्स्ट और थर्ड। तो पहले ये मूला रिवर के साथ करेगी, तब जाके किसी मूसी रिवर के साथ करती है, देन जाके आपकी ये कृष्णा रिवर के साथ क्या करती है, मर्ज करती है। और ये कहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से मर्ज होती है, तब जाके ये बनाती थी आपकी मूला मूठा रिवर। पहले मूला रिवर में, देन मूला रिवर में फ्लो करेगी, उसके बाद ये मूठा रिवर में, मूठा रिवर के बाद ये किस में करती थी, आपकी कृष्णा रिवर के अंदर। तो आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गोपा विच वॉन द ओडा कुजल अवार्ड फॉर 2024? तो 2024 के लिए एक नोवेल है जिसका नाम है गोपा, जिन्होंने अभी ओडा कुजल अवार्ड जीता है। तो आपको बताने हैं उसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं के अरविंद दक्षन। ऑप्शन ए। जो इस तरीके के क्वेश्चन ये तो आपको फैक्चुअल है, तो सीधे ही याद रखने पड़ेंगे आपको कि इनको ओडा कुजल अवार्ड दिया गया है 2024 का। कौन सी नोवेल के लिए? गोपा। तो गोपा लिखी है आपकी अरविंद दक्षन ने, के अरविंद दक्षन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। आपके पास 4 स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं, उससे रिलेटेड आपको बताना है। पहले हैं श्री एस मुरलीधरन, देन श्री अर्मेंडो एंजेलो कलेको, देन श्री सूचा सिंह, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इनके ऊपर तो अभी मूवी भी बनी है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी के ऊपर। Who among the above has received the Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games Lifetime Category in 2024? तो किस किस को दिया गया है? तो फर्स्ट आपका फर्स्ट जो बिल्कुल ठीक है, मुरलीधरन जी को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। और आपके जो अर्मेंडो एंजेलिनो कलेको हैं, इनको भी दिया गया है। सूचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी नहीं आएंगे इसके अंदर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, जिसमें भी फर्स्ट और सेकंड होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which US state's governor signed a will designated अक्टूबर एज हिंदू मैरिज मंथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा था, और अक्टूबर के ही महीने में इन्होंने अक्टूबर वाले मंथ को, ओ से अक्टूबर, ओ से ही स्टेट का नाम था, यूएस का एक स्टेट है ओयू। तो उनके ही वहां के गवर्नर ने अभी हाल ही में बोला है कि हम अक्टूबर जो मंथ होगा उसको डेजिग्नेट करेंगे हिंदू हेरिटेज मंथ। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Next question. Union Minister Nitin Gadkari has announced an increase in the reward for good Samaritans assisting road accident victims. What is the new reward amount? तो इसमें आपको पता ही है अभी हाल ही में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है, जो नितिन गडकरी जी ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो भी किसी की अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उनकी हेल्प करते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, हम रिवॉर्ड देंगे। तो कितना रिवॉर्ड देंगे हम उनको? 10,000, 15,000, 25,000 या 30,000? तो हम उन्हें देंगे 25,000। ऑप्शन सी। पहले कितना दिया जाता था? पहले 5,000 दिया जाता, तो सीधा ही 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी, क्योंकि आजकल इंसानियत की जगह पैसा ज्यादा काम करता है। आपको पता है ये लोग इंसानियत नहीं देखते, वो देखेंगे अच्छा पैसा, इतना पैसा मिल जाएगा तो हम हेल्प कर लेते हैं, नहीं तो भाग जाएंगे वहां से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical is commonly found in pink fire retardants used for wildfire control? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है कि यूएस के अंदर आग लगी हुई थी, है ना, कैलिफोर्निया के अंदर। तो वहां पे इसको यूज किया गया था एज ऑफ फायर, पिंक रिटार्डेंट था, इसको यूज किया गया था ताकि जो आपकी आग लगी थी उसको कंट्रोल कर सके। तो इसके अंदर कॉमनली क्या पाया जाता है? इसके अंदर कॉमनली क्या पाया जाता है आपका? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी उस टाइम तो इन्होंने आग बुझा दी, लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये कैसा होता है आपका? हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें कैडमियम, क्रोमियम जैसे कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। ये ध्यान रखना कि कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं इसमें, लाइक क्रोमियम हो गया, आपका कैडमियम हो गया, जो कि क्या करता है आपका कैंसर कॉज करता है, और जैसे किडनी फेलियर, लिवर की बीमारियां करेगा, ये सब चीजें करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following statements regarding the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना is correct? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या इसे लॉन्च किया गया था 2020 में टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? नहीं जी, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 2020 के अंदर इसको लॉन्च नहीं किया गया था। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर। तो PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साथ में मैं लिख लेती हूँ, इसे किया गया था 2015 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी होती है गलत। सेकेंड स्टेटमेंट है, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एम्स टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी, एक्सपेंड इरिगेशन एंड इंश्योर बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। तो उसी से रिलेटेड आपके पास स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। अभी कौन सी नंबर का था? 18 नंबर का एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, जो हमारा 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में चला। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिंस 2014 9th January has been observed as the Pravasi Divas in India to mark the return of Mahatma Gandhi from South Africa in 1915। हाँ ठीक है, लेकिन 2014 से नहीं होता है। यहाँ से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जा रही है। 2014 नहीं होगा, फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड में 2014 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 2003। 2003 से हमने 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया कि हम हर साल क्या मनाया करेंगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया करेंगे इस दिन। और इस बार हमने 8 से 10 जनवरी 2025 की में इसको हमने सेलिब्रेट किया। आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर एक आपका कन्वेंशन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस करके। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। देखते हैं अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। होम अफेयर का क्या काम है प्रवासी भारतीय दिवस में? यहाँ पे आनी चाहिए आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी है? गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द 34th टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम AVPMJ के नाम से जानते हैं? कौन सा स्टेट बन गया है 34th नंबर का जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को? तो ये था आपका राइट आंसर ओडिशा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। 3 स्टेटमेंट दी है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो कि अभी भारत का फर्स्ट बना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि अभी पहली बार ही बना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन है वो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड हैज बीन सेटअप इन हैदराबाद, तेलंगाना। बिल्कुल ठीक है कि तेलंगाना के अंदर है, लेकिन यहाँ से ये गलत हो गया। हैदराबाद नहीं होगा, यहाँ पे तेलंगाना के ही अंदर है, लेकिन क्या आएगा आपका? निजामाबाद। तो ये स्टेटमेंट होती है गलत। थर्ड स्टेटमेंट है, CI पिदम्बर इज अ high yielding curcuminoid rich variety developed by the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants। तो CIMAP के द्वारा एक आपकी कर्क्यूमिनॉइड रिच वैरायटी है हाई यील्डिंग, उसको प्रिपेयर किया गया है, टर्मरिक की है CIM पितंबर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, जिसमें होगी आपकी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3। सेकंड भी करेक्ट होती अगर वहां पे हैदराबाद की जगह निजामाबाद होता तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which dog has recently been officially recognized as an indigenous breed by the National Bureau of Animal Genetic Resources? बहुत इजी है, आपको पता है जर्मन शेफर्ड जर्मनी से है, गोल्डन रिट्रीवर आपका ये भी मतलब कि आपका इंडियन नहीं है, लेब्राडोर रिट्रीवर भी नहीं है, ये कहाँ से आपका कनाडा से है। गद्दी डॉग, जो गद्दी जो कुत्ते होते हैं, ये हमारे फुली के आपकी मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया तो नहीं बोला जा सकते, मतलब इंडिजिनियस ब्रीड है इंडिया की गद्दी डॉग, ऑप्शन डी। जर्मन शेफर्ड तो आपका कहाँ से है? जर्मनी से है, गोल्डन रिवर स्कॉटलैंड से है, और लेब्राडोर आपका कनाडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज CWD, ऑल्सो नोन एज ज़ॉम्बी डियर डिजीज। ये भी बहुत न्यूज में थी आपकी। तो जो ज़ॉम्बी डियर डिजीज है, जिसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है,
उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दी आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है CWD इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। प्रियॉन क्या होते हैं? आपकी अगर फोल्डिंग हो जाए, प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो जाए, जब भी आपकी प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो जाती है तो उससे क्या बनता है आपका, उसको हम बोलते हैं प्रियॉन्स। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या CWD कॉज होता है प्रियॉन से, विच आर मिस फोल्डेड प्रोटीन दैट लीड टू ब्रेन डैमेज इन इन्फेक्टेड एनिमल्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है CWD इज ऑलवेज फेटल इन इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड देयर इज नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश्ड बाय द एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज लोकेटेड। तो जो पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी है आपकी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है बाय द एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के द्वारा। तो वो कहाँ पे है आपकी? पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। और इसके साथ ही ये बन जाएगी आपकी ईस्ट वाले, जो ईस्टर्न इंडिया है हमारा, ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बन जाएगी ये वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was honored with Singapore's honorary citizen award, becoming the second Indian recipient after Ratan Tata in recognition of outstanding contribution to country's growth and development। तो ये थे हमारे तरुण दास जी। रतन टाटा जी के बाद तरुण दास जी बन गए हैं सेकंड, जिनको सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी। टी कॉमन है ना, रतन टाटा जी में भी टी है और तरुण दास जी में भी टी है, तो टी वाले हैं जिनको सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड मिला है। Next, in which Indian state is the Parshuram Kund Mela, often referred to as the Kumbh of the Northeast, conducted? तो एक कुंभ तो हो गया हमारा अभी जो महाकुंभ प्रयागराज के अंदर हुआ, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोग भी एक कुंभ मनाते हैं। तो वो वहां कहाँ पे होता है? ये परशुराम कुंड मेला होता है। तो ये कौन से स्टेट के अंदर होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। ये होता है सबसे टॉप पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा नामचा वर्मा डीप से। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट किसे बोला जाता है? परशुराम कुंड मेला को, जो कहां पे कंडक्ट होता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 52 फुट लॉन्ग, 52 फुट वाइड एंड 52 फुट टॉल महामृत्युंजय यंत्र बीन इंस्टॉल्ड? तो ये कहां पे किया जा रहा है? जहां पे हमारा महाकुंभ लगा था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रयागराज। और ये वर्ल्ड का पहला 52 फुट लॉन्ग है, 52 फुट चौड़ा है और 52 फुट ठीक है आपका लंबा है, ये महामृत्युंजय यंत्र। तो इसको इंस्टॉल किया गया है प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपाला डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो कंपाला डिक्लेरेशन सुनते ही आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट याद आता होगा, है ना, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द कंपाला डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर वाज अडॉप्टेड एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट। हाँ जी, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इससे पहले वहां पे मलावो डिक्लेरेशन था, हमने देखा था पहले मलावो के ऊपर फोकस किया गया था, वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर मलावो में अच्छी सी डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद अब उन्होंने कंपाला डिक्लेरेशन लेके आए कि जो कंपाला रीजन है वहां पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? बहुत ही फेमस है और सारा साल न्यूज में बनी रही, मिश्रित सी कहानी है गाजा और इजराइल की, मिश्रित से मिश्रा जी। राइट आंसर इज पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 by the Bill and Melinda Gates Foundation for her contribution in the field of light and matter physics? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनाक्षी सिन्हा जी के रिश्तेदार हैं, ऐसे याद किया था हमने। तो कौन है जिन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 को दिया गया है? बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने लाइट और मैटर फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो सोनाक्षी सिन्हा की रिश्तेदार है, तो सिन्हा कौन है इसमें? आपके पास ऑप्शन ए प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी हैं आपका राइट आंसर। इन्हें दिया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been reappointed as the chairperson of the reconstituted Prime Minister's Museum and Library Society PMML। तो PMML जो सोसाइटी है आपकी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, उसके अभी नए चेयरपर्सन, मतलब उनको रीअपॉइंट, नए नहीं बोल सकते, ऑलरेडी भी यही थे, अभी इनको बोला आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आप फिर से बन जाइए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये आपकी लाइब्रेरी बनी हुई है ना, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम किससे है? एन से है ना। तो इनका नाम भी किससे है? जो चेयरपर्सन है ये भी मिश्रित से है, नृपेंद्रा मिश्रा। ऑप्शन ए, नृपेंद्रा मिश्रा। Next question. Exercise Devil Strike involves which two branches of Indian Armed Forces? तो जो डेविल एक्सरसाइज हुई है आपकी वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में होती है, किसी दूसरी कंट्री के साथ हम नहीं करते हैं। हमारी ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तीन है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो उन्हीं में से दो के बीच में होती है डेविल स्ट्राइक। तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन और एयरफोर्स के बीच में होती है आपकी एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। और ये आपकी कहाँ पे हुई थी डेविल स्ट्राइक? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज है ये आपकी कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज नोन फॉर गंजीफा आर्ट एंड एनिशिएंट इंडियन कार्ड गेम दैट रिसीव्ड द जीआई टैग? तो मुगलों के टाइम से एक कार्ड गेम बहुत फेमस थी, उसी में से एक गंजीफा आर्ट उभर के आया था आपका, और वो एक एनिशिएंट इंडियन कार्ड गेम है जिसको जीआई टैग भी मिला है। तो वो कहाँ की थी? जब भी हम गंजीफा आर्ट करते हैं ना तो बच्चे बहुत नाटक करते हैं खेलने के लिए, तो कर्नाटका। ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है मेरा आपका आज के लिए। आज मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे, अभी ये क्वेश्चन ऊपर पूछा मैंने आपसे कि आपने मेरे को बतानी है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कहाँ पे हुई है। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि जो गंजीफा आर्ट है इसको जो जीआई टैग मिला था कौन से ईयर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे वीक 4। वीक 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ पैरा एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन द 2025 फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना के द्वारा किसे दिया गया है? ये एक पैरा एथलीट है और इन्हें दिया गया है गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो कौन है ये? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं आपकी, ये है आपकी जीवांजी दीप्ति जी। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जीवांजी दीप्ति। मुझे एक सेकंड देना ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which state is hosting the third National Mines Ministers Conference in 2025? 2025 के अंदर जो थर्ड नंबर की नेशनल माइन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी, माइंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी, तो वो कहाँ पे हुई है? तो सब मतलब माइनिंग की बात कर रहे थे और सब ना उड़ते ही जा रहे थे, तो उड़ीसा के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई आपकी? उड़ीसा के अंदर हुई है थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was the theme of the third international conference on sustainable circularity organized by the Society of Indian Automobile Manufacturers? ठीक है, सियाम के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो बोल रहे हैं आपकी जो थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सस्टेनेबल सर्कुलरिटी के द्वारा, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था सियाम के द्वारा, तो उसकी थीम क्या रही? आपको थीम याद होगी कि हमने वहां पे बात क्या की थी? हमने बात की थी रिसाइकलिंग की। हम क्या करेंगे? नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग करेंगे कि अगर कोई भी आपका व्हीकल बहुत पुराना हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको दोबारा से चेंज करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो आपका रहेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि जितना पुराना हो जाएगा फिर उतना ही ज्यादा डेंजर का काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Which organization has the UP government signed an MOU with to launch the उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर? आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी की गवर्नमेंट ने
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है और उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? तो ये था आपका ऑप्शन सी, गूगल क्लाउड इंडिया। तो गूगल क्लाउड ने यूपी के साथ क्या किया है, आपका एमओयू साइन किया है और बोला है कि हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा यूपी के अंदर क्या करेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर में बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which conservation status is the Indian bison gaur listed under in the IUCN रेड लिस्ट? जो IUCN की रेड, देखो हमने 2-3 पढ़ लिए है ना, फिर तो आपने सब याद रखने हैं। और अभी तक हमने जो भी 2 किए थे वो मुझे आप बताओगे हमने 2 कौन किए, एक हमने आज किया, एक हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। एक आज के हमने कौन किए थे, पैंगोलिन किए थे, और एक हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो दोनों ही कौन से कैटेगरी के अंदर थे, आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर थे। अब आपने ध्यान रखना है कि अब जो इंडियन बाइसन गौर है इसको कौन सा कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है आईसीएन की रेड लिस्ट के अंदर? तो ये आता है आपका वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, ऑप्शन बी, इंडियन बाइसन, जो कि एक कैटल की ही फॉर्म है, गौर के नाम से जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द उमा महेश्वरा कल्ट फाउंड बाय द सोम शर्मा? तो जो आपका उमा महेश्वर कल्ट था उसको फाउंड किया गया था सोम शर्मा ने। सोम शर्मा ने कहाँ पे किया था, आपका गुजरात के अंदर किया था इसको। और इसका जो मेजर इन्फ्लुएंस में, देखो शैविज्म भी इसमें देखने को मिलता है आपको, लेकिन जो इसमें मेजरली, मतलब इन्होंने पूछा मेजर इन्फ्लुएंस किसका रहा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी, वज्रयान बुद्धिज्म। मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, महायान, हीनयान, और महायान की फर्दर ब्रांच होती है वज्रयान। तो वज्रयान बुद्धिज्म जो क्या करते थे, तंत्र मंत्र की से बहुत जल्दी क्या करते हैं, भैया हमने जल्दी से जल्दी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो तंत्र मंत्र वाले, हीन वाले मोक्ष की तरफ ज्यादा फोकस करते थे। ओके, हाईलाइट नहीं किया ना, हाईलाइट भी कर देती हूँ, ऑप्शन डी। जब तक सीए की क्लास होती है तब तक ना पूरा दिन क्लासेस लगा के एग्जॉस्ट हो गई होती हूँ, और मेरे गले की भी बैंड बज गई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट है आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड दी है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एट द हरिपुर सेशन। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपकी ये स्टेटमेंट। देन है आपका, इन 1921 बोस टुक ओवर द एडिटरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर फॉरवर्ड फाउंडेड बाय चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ही सरासर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी लिख दिया है। डेथ एनिवर्सरी को नहीं होता, बर्थ एनिवर्सरी को होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन विच टू रीजन? तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपको पता है गाजा और इजराइल अभी न्यूज में बना ही रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये किस किस के बीच में है? ये लोकेटेड है आपका गाजा और इजिप्ट के बीच में। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पर्क करके। तो इजराइल वहां पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहे हैं हमास के ऊपर, लेकिन ये जो कॉरिडोर है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये किन 2 रीजन के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, गाजा एंड इजिप्ट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस विच ईयर हैज द पंगसो पास विंटर फेस्टिवल बीन हेल्ड एनुअली? तो जो पंगसो पास विंटर फेस्टिवल है वो आपका सालाना होता है, कहाँ पे होता है, कब से मनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो ये आपका 2007 से मनाया जाता है पंगसो पास विंटर फेस्टिवल, और म्यांमार के अंदर आपका पंगसो पास है। और वहीं पे क्या होता है आपका नॉर्थ ईस्ट में इसको हम मनाते हैं पंगसो पास विंटर फेस्टिवल को। कब से मना रहे हैं? 2007 से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थमीरा भरानी
रिवर ऑरिजिनेट, जिसको थमीरा भरानी भी बोलते हैं, तमीरा परानी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि थमीरा भरानी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, ये वेस्टर्न घाट से होती है। वेस्टर्न घाट में भी कहाँ से होती है, 4 ऑप्शन दिए आपके पास, नीलगिरी हिल, ईस्टर्न घाट। ये तो गलत हो गया क्योंकि मैंने वेस्टर्न घाट बता दिया। तो राइट आंसर रहेगा आपका पोथीगाय हिल्स, वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी, पोथीगाय हिल्स, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट वाइजर। तो कौन सी कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, जिसका नाम है वाइजर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का फर्स्ट है और एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड है आपका, ठीक है, ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो एआई पावर्ड है। और क्या नाम है इसका, वाइजर है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, चेक्यू। इसको चेक्यू भी बोल सकते हैं, चेक भी बोल सकते हैं आप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर क्या होता है, इसमें जो आपका एडलमैन जो ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, लोगों के बीच में जाके वहां से उनसे पूछती है उनके गवर्नमेंट के बारे में, बताइए आपको कितना ट्रस्ट है। और आपको मैंने बताया था कि चाइना के लोग तो ऐसे रखते हैं, मतलब जो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो बहुत कंट्रोल में रखती है अपनी पॉपुलेशन को। और दूसरी बात, अगर यूट्यूब पे भी अगर आपको देखना हो तो चाइना को, जो चाइना वाले दिखाना चाहते हैं ना, वहां के जो लोग हैं वही डाल सकते हैं, नहीं तो वो 1 सेकंड में गायब भी कर देते हैं। तो इस पे टॉप पे भी किसने किया, आपकी चाइना ने किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। साथ में दिया ये आंसर, वैसे तो हाईलाइट करने में ना बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, पर बच्चे बोलते हैं कि हाईलाइट कर दिया करो, थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं चाह रही थी आज आपका खत्म हो जाए ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। संजय है ना, संजय क्या था आपका, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम था। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मिलकर इसको ज्वाइंटली क्या किया था, आपका डेवलप किया था। तो वो थी हमारी, कौन थी, बी से बैटल, बी से बीएल और एक इंडियन आर्मी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्योंकि इंडियन आर्मी आपका चारों के चारों ऑप्शन में था, और मैंने आपको बोला था, सॉरी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी तो चारों में ही है, और आपने बी से रखना है बैटलफील्ड, और बी से ही है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी में एक लड़की है मनीषा नाम की, वो क्या चाह रही है, वो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई है, एम से मिडिल, एम से मनीषा। तो बोल रही है मैं तो मिडिल क्लास की, मेरे नाम से ही पता लग रहा है मनीषा नाम की लड़की मिडिल क्लास में फैमिली में ही होती है ना। वो बोल रही है, नहीं होती, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि होती हैं, बट वैसे ही मतलब वो ट्रिक के लिए आपको। तो मनीषा पांडे इज द राइट आंसर। किसी ने दिल पे नहीं लेना है कि बोला कि मनीषा नाम की लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है ना, सिर्फ खाली ट्रिक है, हो सकता है कोई मनीषा नाम की भी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है उसका इनॉग्रल एडिशन अभी हुआ आपका, खो खो वर्ल्ड कप का कहाँ पे हुआ था आपका, ये दिल्ली के अंदर हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है मुंबई इंडिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गई आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया डिफीटेड नेपाल इन द मेंस फाइनल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चाहे मैन की बात करो चाहे विमेन की बात करो, दोनों ने ही फाइनल में नेपाल को हराया था, और इंडिया की मैन और विमेन वाली दोनों ही टीमों ने फाइनल जीता, और फाइनल में हमने किसको हराया, नेपाल को। थर्ड स्टेटमेंट है द मैस्कट फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम वॉज तारा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तारा लड़कियों के लिए था और लड़कों के लिए क्या था आपका, तेजस था। तो मैन टीम के लिए था तेजस और विमेन टीम के लिए था आपका तारा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और ऑरेंज गेजल सिंबलाइजिंग था, और जो तेजस था वो कौन सा था आपका, वो ब्लू कलर का था। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। पहले हाईलाइट करूंगी फिर पीडीएफ सेव होगी, तो फिर मुझे स्क्रॉल करने में भी टाइम लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेश कुमार अग्रवाल हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस एडीजीपी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे हमारे बीएसएफ के बन गए हैं आपके नॉट डायरेक्टर जनरल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टर जनरल नहीं है, ये है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी। जैसे डीजीपी होते हैं ना, डीजीपी बाद जैसे एडीजीपी होते हैं, तो एडीजीपी बन गए हैं आपके महेश कुमार अग्रवाल जी बीएसएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
celestial body has been added to the World Monuments Fund list of at risk हेरिटेज साइट ड्यू टू कंसर्न ओवर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉसिबल डैमेज। तो इकलौता था, अभी तक तो मतलब अर्थ के ऊपर जितनी चीजें होती थी उन्हें दिया जाता था, लेकिन इस बार हमने बोला हमारे चांद के पीछे सब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, तो वर्ल्ड मोनूमेंट फंड ने बोला कि चांद को हमें क्या है, प्रिजर्व करने की बहुत जरूरत है। तो इसको हमने क्या कर दिया है, अब उसमें मोनूमेंट के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया हेरिटेज साइट के अंदर कि ये खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मणिपुर मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949 एंड वाज इनिशियली यूटी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बिफोर स्टेटहुड आपका मेघालय वाज एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि मेघालय कौन सा स्टेट था जो ऑटोनोमस स्टेट था असम के अंदर, फिर भी वो ऑटोनोमस था, तो वो था आपका मेघालय बिफोर स्टेटहुड। थर्ड स्टेटमेंट है त्रिपुरा वाज अ प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी कैसी हैं, करेक्ट है। मणिपुर मर्ज हुआ था भारत में 1949 में, और उस स्टार्टिंग में वो यूटी बना था, और जो मेघालय है वो स्टेट मतलब उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले वो असम के अंदर था, और असम के अंदर भी वो एक ऑटोनोमस स्टेट था। एंड त्रिपुरा वाज प्रिंसेस स्टेट दैट मर्ज विद इंडिया इन 1949। अब ये तीनों हमने इसलिए पढ़े क्योंकि तीनों का एक ही दिन स्टेटहुड डे होता है, और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तीनों, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, और आपको बताना है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों का स्टेटहुड डे कब होता है। एक साथ मिला था इनको सेम ईयर के अंदर स्टेटहुड का दर्जा। तो ऑप्शन 1 सी डी रहेगा इसका आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी कोलैबोरेटेड विद KNDS फ्रांस टू डेवलप द ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी इंडियन कंपनी जिसने कोलैबोरेट किया था फ्रांस के साथ, फ्रांस की कौन सी कंपनी KNDS, उसके साथ मिलकर इन्होंने डेवलप किया था ट्राजन 155 mm। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ट्राजन 155 mm है ये एक क्या है, ये एक आर्टिलरी गन सिस्टम है, और इसके अंदर फ्रांस और भारत ने दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। अब इंडियन कंपनी पूछा है तो वो है आपका राइट आंसर L&T लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ लापेरोस। आपको पता है अभी हाल ही में लापेरोस एक्सरसाइज का 5th नंबर का एडिशन हुआ, और हमारे प्यारे भारत ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जो पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की तरफ से कौन से इंडिजिनियसली डिजाइन्ड और बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हमने इंडिया से भेजा था, उसका नाम क्या था, INS मुंबई, इंडियन नेवल शिप मुंबई, ऑप्शन बी। Next question. What is the monthly stipend provided to interns under the NICSI Internet Governance Internship? तो आपसे पूछा जा रहा है जो NICSI इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एक मिनट रुको यार। सीए की क्लास में ना जो बच्चे मेरे को देखते होंगे यूट्यूब पे, वो बोलते होंगे मैम का गला खराब ही रहता है, उनको क्या पता पूरा दिन मैम की बैंड बज जाती है। ओके, क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइडेड टू इंटर्न्स अंडर द निक्सी इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप। तो जो आपका मंथली स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा इसके अंदर, निक्सी इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप के अंदर, तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी 20,000। मैं हाईलाइट नहीं करूंगी, मैं वैसे कर रही हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टीम वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। तो कौन सी, और पता है ना लगातार अभी 5 बार जीती थी, और ये है आपका कर्नाटका। हिमाचल ने कब जीती थी, 21-22 में जीती थी। तो 24-25 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, आपकी कर्नाटका ने, और कर्नाटका ने किसको हराया था, विदर्भ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लेम द विमेन सिंगल्स टाइटल एट द इंडिया ओपन 2025। तो इंडिया ओपन 2025 किसने जीता है, एन से यंग ने, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की थी आपकी, एन से यंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर NIRCA लोकेटेड। तो कहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑप्शन सी। 4 ऑप्शन दिए, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपको पता है कि मेरी ट्रिक रहती है, बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, आपका चारों की चारों ऑप्शन बताते हैं, फिर आपसे मतलब वो राइट आंसर बताते हैं। मैं राइट आंसर इसलिए पहले बताती हूँ क्योंकि आप मतलब कि कनेक्ट कर सको। अगर आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, और मैंने डायरेक्टली आपको आंध्र प्रदेश बोला होगा, तो आपने वो सुना होगा। लेकिन अगर मैं चारों बोलूंगी तो जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो बच्चे के दिमाग में 50-50 हो जाता है। किसी को जिसको वैसे पढ़ना अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है,
मतलब मेरा तरीका ये है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे, तो उसका हेडक्वार्टर भी हमने वहीं पे रखा है। कमर्शियल एग्रीकल्चर में होता है जैसे कि जूट की खेती करना, टोबैको की खेती करना, टर्मरिक की खेती करना, है ना, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which state recently announced its withdrawal from the World WHO? तो ये तो सारा मतलब जैसे ही ट्रंप जी बने यूएस के प्रेसिडेंट, न्यूज में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हम WHO से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल हेल्थ मिशन? तो नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नेशनल हेल्थ मिशन was launched in 2005, focusing on rural areas and expanded to urban areas in 2013. And national HM, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, only focuses on communicable disease and does not address non-communicable disease. तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। क्यों रहेगी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसको 2005 के ही अंदर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, और ये फोकस कर रहा था रूरल एरिया के ऊपर, और आपका साथ ही साथ में एक्सपेंड धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में रूरल एरिया के लिए आया था नेशनल हेल्थ मिशन कि रूरल एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, वहां की हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों को थोड़ा सा जो भी बीमारियां हो रही, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल हर तरह की डिजीज के ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फिर 2013 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया कि जब शहर में भी करने की जरूरत है तो अर्बन एरिया की तरफ को जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत होती है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ओनली फोकस ऑन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डज नॉट एड्रेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये गलत हो जाता है। ये सिर्फ कम्युनिकेबल को नहीं करता, सबको ही करता है, तो ये स्टेटमेंट होती है आपकी गलत। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, वन ओनली। देखो अब सेव हो रहा है, कितना टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक? तो कौन सी कंट्री है हाल ही में जो आपकी ब्रिक्स ब्लॉक की पार्टनर कंट्री बनी है? देखो दोनों में ना कंफ्यूज नहीं होना, कल हमने पढ़ी थी जो ब्रिक्स के भी मेंबर बनी है वो बनी है आपकी इंडोनेशिया, ये बनी है आपकी पार्टनर कंट्री। और ये पता कौन सी पार्टनर कंट्री है, इसका आंसर आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो, ये वो देश है जहां पे आपका सबसे ज्यादा लोबिया होता है, मीन्स काउपी सीड्स होती है, आपकी जो रौंगी की दाल होती है सबसे ज्यादा वहां पे होती है काउपी सीड्स, और सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन भी वही करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये आपकी है अफ्रीका के अंदर, ऑप्शन सी नाइजीरिया। कर ही देती हूँ हाईलाइट, है ना, नहीं तो आपको बाद में बोलूंगा मैं हमने हाईलाइट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द क्वाचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम? तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट किया है कि जो क्वाचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, जिसको केरल के अंदर क्या किया गया था, प्रिपेयर कर रहे थे, और उसके लिए जो आपको वर्ल्ड बैंक है उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप तैयार करिए, इतना अच्छा आप कर रहे हो क्वाचम, है ना, कि अगर कोई भी किस तरीके की वहां पर डिजास्टर आती है तो उसके पहले ही आप क्या कर रहे हो, एक वार्निंग सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम आपको फंडिंग देते हैं। तो कौन कर रहा था इसके लिए सपोर्ट उनको? केरल को, वर्ल्ड बैंक। और क्वाचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कहाँ गया? केरला गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बर्थ राइट सिटीजनशिप इनेक्टेड इन 1868 इन द यूनाइटेड स्टेट? तो ये भी न्यूज में था, जैसे यूएस आपके वो बने आपके प्रेसिडेंट यूएस के, और उसके बाद उन्होंने आते ही घोषणा कर दी कि हम ये भी करेंगे। तो बोलते जो प्राइमरी एम क्या था जब 1868 के अंदर बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया गया था यूएस के अंदर, तो उन्होंने ये बोला था जो भी बच्चा यूएस, बेशक उसके पेरेंट्स नॉन सिटीजन है लेकिन वो वहां से आके यूएस के अंदर सेटल्ड हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, और उनके बच्चे अगर वहीं पे पैदा होते हैं बाय बर्थ ही हम उनको क्या करेंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टू एक्सटेंड सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन्स बोर्न ऑन अमेरिकन सॉइल, कि जो भी आपकी अमेरिका की धरती पे पैदा होते हैं बच्चे, उनको हम क्या करेंगे, बाय बर्थ ही हम क्या देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जो ट्रंप जी उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बहुत हो गया, ऐसा नहीं किया जाएगा, इस तरीके से हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पनामा कैनाल इज करेक्ट? ये भी उनकी वजह से ही, उन्होंने बोला पनामा कैनाल हमारी है, हमने इसको बनाया था, है ना, जिमी कार्टर जी के जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, यूएस के प्रेसिडेंट थे वो, तो उन्होंने बनाया था उस वक्त में, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि ये पनामा सिटी को ही क्या कर दी थी, उनके हैंड ओवर कर दी थी, तो इन्होंने बोला हम इसको दोबारा से वापस लेंगे। तो उसी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या 100 माइल्स लॉन्ग है? नहीं जी। क्या ये कनेक्ट करती है अटलांटिक और इंडियन ओशन को? नहीं जी, ये गलत है आपका। इंडियन ओशन तो दूर दूर तक वहां पे होता ही नहीं है, वहां पे कौन होगा, अटलांटिक और पैसिफिक। द पनामा कैनाल इज ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएस, नहीं, अभी इसको कौन कर रहा था, आपका पनामा सिटी। क्या कैनाल आपकी यूएस में बनाई गई थी और कंप्लीट हुई थी 1914 में? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1914 में ही हुई थी आपकी
वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा था कि क्यों हुई थी, क्या रीजन था उसके पीछे, क्योंकि ट्रेड के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पनामा सिटी को आपका मतलब कि जो कंट्री थी उसको ओरिजिनेट किया, बनाया, और उसके बाद वहां पे उन्होंने हाथों से मजदूर लगा के कैनाल बनाई थी, पनामा कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वो दिया जाता है जो भी अगर कहीं पे भी डिजास्टर आ रहा है और वहां पे वो बहुत ही कुछ अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। तो ये दिया गया है इस बार इनक्वाइस को। ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रेस इन द वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग चैंपियनशिप? तो इकलौती है ये आपकी, अभी तक कोई भी नहीं है हमारे इंडिया की तरफ से, ये है आपकी अतिका मीर। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, जो कि वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने क्या किया था, आपका पार्टिसिपेट भी किया था और ये विनर भी रही थी अतिका मीर, और मात्र 9 साल की थी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 15th नेशनल वोटर डे, तो एनवीडी। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बतानी है इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या इसको 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। क्या थीम थी आपकी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर? हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2024 की थीम भी यही थी और इस बारी की थीम भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द धनौरी वेटलैंड? जो आपका धनौरी वेटलैंड है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वेटलैंड इज प्राइमरली पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन इकोसिस्टम, तो गंगा का नहीं है ये, यहाँ ये आपका गलत हो जाता है, यमुना का है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, हाँ जी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द वेटलैंड इज ओनली होम टू अ फ्यू स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, नहीं सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए नहीं है ये। द वेटलैंड इज सिचुएटेड नियर द यमुना रिवर बट इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ इट्स इकोसिस्टम, यमुना रिवर का, लेकिन उन्होंने बोला कि जी इकोसिस्टम का नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है, वर्ल्ड निकल रहा है, बर्ड लाइफ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धनौरी वेटलैंड। अब आप मुझे बताओगी कहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपका वो स्टेट है, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु क्लेम द टॉप स्पॉट इन द इनॉग्रल HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024? पहली बार, नाम से पता लग रहा है इनॉग्रल मींस की फर्स्ट टाइम आपकी की गई है ये HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट की एक लिस्ट बनाई गई है। तो उसमें से नंबर 1 पे कौन रहे हैं? नंबर 1 पे रहे हैं आपके सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ना। सेकंड नंबर पे कौन थे आपके? सुंदर पिचाई थे, और थर्ड नंबर पे कौन थे आपके? नील मोहन थे। तो तीनों का ही नाम इसमें दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट नंबर पे हैं आपके सत्या नडे, सॉरी, फर्स्ट नंबर पे हैं आपके, क्या हो रहा है ये, फर्स्ट नंबर पे हैं आपके सत्या नडेला जी, कट हो गया ये, 1 मिनट रुको। फर्स्ट नंबर पे आपके सत्या नडेला जी, ठीक है। सेकंड नंबर पे थे सुंदर पिचाई, थर्ड नंबर पे थे आपके नील मोहन। नील मोहन कौन है? यूट्यूब के। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर उत्तराखंड? जैसा कि आपको पता ही है कि अभी UCC के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है इंडिपेंडेंट इंडिया का। अगर हम आजाद भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है आपका आजाद भारत का, जिसने UCC को पूरा प्रिपेयर किया और उसको अभी फाइनली इंप्लीमेंट भी कर दिया है। तो उसी की चेयरपर्सन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी चेयरपर्सन थी आपकी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी। अगर पूछा जाएगा ना ऑल ओवर आपसे, तो ऑल ओवर तो आपको पता ही है कि फर्स्ट कौन है, वो गोवा है। लेकिन गोवा पोर्तुगीज के टाइम से, क्योंकि वहां पे पुर्तगाली रहे थे और लास्ट में वो बाहर छोड़ के गए हैं, तो लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा होगा तो आपने करना है उत्तराखंड, अगर सिंपल इंडिया लिखा होगा तो आपने गोवा करना है, कि UCC को इंप्लीमेंट उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर फॉर द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? तो नेशनल क्रिटिकल जो मिनरल मिशन है उसके लिए जो अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर कितना है? वैसे तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी फाइनली उसको अप्रूवल कितना मिला है, तो वो है आपका ऑप्शन सी 16,300 करोड़। तो कितना है आपका? 16,300 करोड़ है आपका नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल वो होते हैं जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना, कैडमियम हो गया, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। आप जैसे लिथियम बैटरी में यूज किया जाता है, आपकी जो सोलर वाले हैं उसमें आपके जर्मेनियम वगैरह यूज होते हैं। तो ये सब क्या आपके क्रिटिकल मिनरल है। और जब हमने ये क्वेश्चन किया तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि एक बहुत ही फेमस है जिसको हम जानते हैं लिथियम ट्रायंगल के नाम से। बता सकते हो तो बता देना आप, बट मैं बता ही देती हूँ। लिथियम ट्रायंगल के मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका के अंदर 3 कंट्री हैं। ट्रिक भी बताई थी A B C, तो अब A B C तो मैंने बोल दिया, अब ये आप मेरे को बताओगे,
ठीक है, बहुत इजी है, ए बी सी, इनके नाम से क्या जाना जाता है, लिथियम ट्रायंगल। और इंडिया के अंदर 2 जगह था, कहाँ पे था, जे एंड के अंदर मिला है, दूसरा कहाँ पे मिला आपका, राजस्थान के अंदर मिला है, रिजर्वायर इसके लिथियम के। ओके, ये जरूर बताना मुझे लिथियम ट्रायंगल, ट्रिक भी बता दी, नाम आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द सांबर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। तो सांबर लेक कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, तो सांबर फेस्टिवल भी कहाँ पे होगा, राजस्थान के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GBS, इंपॉर्टेंट है, गुलियन वेयर सिंड्रोम एक बीमारी है, तो क्या है ये, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है हमारी पेरिफेरल नर्व्स को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग पेरिफेरल नर्व्स। Next question है, what is the name of the law signed by President Donald Trump on the January 2025 that gives federal authority broader power to deport immigrants caused accused of crimes? अगर कोई किसी तरीके के यहाँ से यूएस के अंदर गए हैं और वो किसी क्राइम के अंदर, सीरियस क्राइम के अंदर पाए जाते हैं, तो उसके लिए हाल ही में एक लॉ वहां पे साइन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। तो क्या नाम है इसका, नाम था आपका लेकिन रिलाय एक्ट, ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलाय एक्ट। यहाँ पे आपका वीक 4 होता है कंप्लीट, फिर बचता है आपका वीक 5, कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट, मैं हाईलाइट नहीं करूंगी, डायरेक्टली आंसर दूंगी। 15 मिनट्स लगेंगे आपकी। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25। तो इनॉग्रल एडिशन जो अभी हाल ही में नया अभी हुआ है, मतलब कि फर्स्ट एडिशन रहा आपका विमेन हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 में, वो किसके द्वारा जीता गया है, वो जीता गया है उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा। और उड़ीसा वॉरियर ने किसको हराया था, मैंने कहा था ना बड़े बड़े सुरमा को भी हरा देते थे क्योंकि वो वॉरियर है, तो किसको हराया था उन्होंने, JSW सुरमा हॉकी क्लब को। और इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा वॉरियर। और हराया किसको था, इन्होंने इनको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागोबा यात्रा इज प्राइमली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी। तो नागोबा यात्रा बहुत ही फेमस है आपकी, और ये हमारी जो इंडिया के अंदर सेकंड मतलब कि सबसे बड़ी क्या है आपकी ट्राइबल कम्युनिटी की एक फेस्टिवल है। तो नागोबा यात्रा जो है आपका प्राइमली सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, तो वन ऑफ द फेमस जो सबसे ज्यादा मात्रा में भी पाए जाते हैं आपके गौंड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the origin of the बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती थी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम महाभारत का युद्ध होता था, कोई भी युद्ध होता था, तो जब भी सूर्यास्त हो जाता तो उसके बाद लड़ाई नहीं करते, विराम दे देते हैं, या फिर हम कल मिलेंगे या आगे मिलेंगे कभी भी। तो आपका जो उसी तरीके से जब हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती है, जब स्टार्ट हो जाएगी 6-7 दिन चलेगी, उसके बाद जब वो खत्म होती है जो क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उस टाइम हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज के हमारे जो CRPF हैं, CAPF हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने बैंड बजा के क्या करते हैं, एक जो राष्ट्रपति जी से उनसे बोलते हैं ठीक है अब हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इट डेट्स बैक टू द व्हेन ट्रूप्स डिसएंगेज फ्रॉम बैटल एट सनसेट। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल कस्टम डे। तो इंटरनेशनल कस्टम डे की बात की गई है, क्या इसको 26 जनवरी को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द थीम फॉर 2025 इज कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। बिल्कुल हमने कहा था कि हमारे जो कस्टम है हम उनकी बात करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे 26 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है मनाएंगे। एफिशिएंसी की बात की थी, सिक्योरिटी की बात की थी, प्रोस्पेरिटी की बात की थी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। ये गलत है, पेरिस फ्रांस के अंदर नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम प्रूसेस के अंदर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 एंड 2। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एज वेटलैंड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सिटीज थी भारत की, फर्स्ट टाइम हुआ है ये कि भारत की 2 ऐसे शहर है जिन्हें वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंडर। तो वो कौन है, वो है आपकी उदयपुर और इंदौर। कौन कौन सी आपकी, उदयपुर और इंदौर। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, Who won the men's single title at the 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसका जो मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो किसने जीता है, इटली के जो पाप दे रहे हैं सबको हरा के, पाप से जैनिक सिनर। 2024 का भी इन्होंने ही जीता था और अभी भी इन्होंने ही जीता है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 2025 का भी इन्होंने जीता, और जब 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ये भी इन्होंने जीता था। 4 तरह के होते हैं आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, बैडमिंटन की फील्ड में होता है ये, आपका फ्रेंच ओपन होता है, देन उसके बाद आपका
विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है, ठीक है। जेनिक्स, सॉरी बैडमिंटन की फील्ड में नहीं होता, टेनिस की फील्ड में होता है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज ऑफ phytopathogenic fungi named Apicoccum indicum. This discovery is linked to an emerging leaf spot disease affecting which of the following plants? तो रिसेंटली जो आपके सर्चर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक नई स्पीशीज है फाइटोपैथोजेनिक, फाइटो मतलब कि प्लांट के ऊपर क्या करती है, वो अटैक करती है, तो फाइटोपैथोजेनिक फंजाई है जिसका नाम है एपिकोक्कम इंडिकम। तो इसकी डिस्कवरी हुई है आपकी, तो बोलते हैं ये ना एक आपका जो प्लांट है, कौन सा प्लांट है जिसके लीफ के ऊपर ये स्पॉट डिजीज करता है, तो वो है आपका खश वेटिवर, ऑप्शन ए। राइट आंसर है आपका वेटिवर खश, ऑप्शन बी। खश या खुश कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, तो वेटिवर, VETI और VER, ऑप्शन 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के जो सीएम हिमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ विच टाउन एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि असम अब बोल रहा है कि ठीक है दिसपुर हमारी कैपिटल है, लेकिन हम एक और कैपिटल बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? डिब्रूगढ़ को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश अ वक्फ। वक्फ से रिलेटेड हम आगे मार्च में भी पढ़ेंगे, अभी अप्रैल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल भी ये बहुत न्यूज में बना हुआ है, पार्लियामेंट में अच्छी खासी घमासान चली हुई है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने पहले भी, अब हम आगे फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चेंजेस होंगे अभी इसमें बहुत, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड होता है जिससे हम किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल कोई भी मुस्लिम है, फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूं, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास कोई लैंड एरिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लिख के भी दे सकती हूँ, ओरली भी बोल सकती हूँ, लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकती हूँ। बोल दिया मैंने कि ये मेरी जमीन, अब ये मैंने वक्फ कर दी, बस इतना ही बोलना है, मैंने वक्फ कर दी, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, थ्रू और रिटन डीड, लीगल इंस्ट्रूमेंट एंड ओरली। तो इन 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जमीन को वक्फ कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिपब्लिक डे परेड 2025। तो रिपब्लिक डे की परेड है आपकी जो 2025 के अंदर हुई, इसकी स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, त्रिपुरा टेब्लू थीम्ड एटर्नल रेवरेंस द वर्शिप ऑफ 14 डेटीज इन त्रिपुरा खर्ची पूजा वॉन द सेकंड प्राइज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सेकंड है आपका, द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज वाज द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। जो बेस्ट मार्चिंग जो कॉन्टिजेंट रहा आपका 3 सर्विसेज के अंदर, वो रहा आपका जम्मू कश्मीर राइफल। तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट कैसी है आपकी, करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ अ चैटबॉट। तो चैटबॉट से रिलेटेड आपको दिए 4 ऑप्शन, आपको बताने सबसे बेस्ट कैसे आप डिफाइन करते हो। देखो चैटबॉट में मैंने आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी को कर लो, आप क्या कर सकते हो इजीली, वहां पे एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें स्टिमुलेट करते हैं ह्यूमन कंजर्वेशन, ह्यूमन कन्वर्सेशन। आप बात करिए, हाय चैटबॉट, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, मेरी इंग्लिश को करेक्ट कर सकते हो क्या, मुझे उर्दू सिखा सकते हो। वो बिल्कुल प्रॉपर दूसरे एक जैसे 2 इंसान आपस में बात करते हैं ना, वैसे आपसे चैटबॉट या चैट जीपीटी बात करता है। तो उसी तरीके से आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अ प्रोग्राम that stimulates human conversation through text based interfaces। आप टेक्स्ट बेस्ड पे कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, और आप जब बोलोगे तो वो आपका आंसर आपको बोल के भी देगा, और जितनी भी आपने कन्वर्सेशन की होगी वो टेक्स्ट बेस्ड में भी रहती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। तो कौन बन गए आपके, देखो फर्स्ट बने हैं ये वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के आपके सीईओ, तो ये बने हैं आपके देशनु नायडू जी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। आपके पास 5 पर्सनालिटीज दी हैं, आपने बताना है इनमें से कौन पद्म विभूषण के रेसिपेंट नहीं है। नॉट और रेसिपेंट लिखा है, इस पे बड़ा फोकस करना है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यस पूछा है, नो पूछा है, नॉट पूछा है। तो उन्होंने बोला कि पद्म विभूषण के रेसिपेंट कौन नहीं है। तो आपका फर्स्ट है श्री सुशील कुमार मोदी जी, क्या इन्हें पोस्टुमसली दिया गया है, और हाँ जी दिया गया है। सेकंड है आपके श्री जगदीश सिंह खेहर, तो इनको नहीं दिया गया है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। देन आपका है एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी नहीं दिया गया है। ओसामू सुजुकी, इनको भी नहीं दिया गया है। तो पद्म विभूषण मैं क्या बोल रही हूँ, इनको दिया गया है, नॉट और रेसिपिएंट पूछा है ना, सॉरी। तो जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, इनको नहीं दिया गया पद्म विभूषण। जो जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर है, 1 मिनट रुको, मैं ना साथ साथ में करती हूँ, जल्दी करने के चक्कर में गलत ना हो जाए। पूछा है नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, मतलब कि पद्म विभूषण जिन्हें नहीं मिला है, तो जो है सुशील कुमार मोदी जी हैं, तो इनको तो नहीं दिया गया है।
इनको पद्म भूषण मिला है। जो श्री जगदीश सिंह खेर है, इनको दिया गया है। उसके बाद है आपके एम.टी. वासुदेवन नायर जी, पॉस्टुमस दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, इनको भी दिया गया है। उसके बाद है आपके श्री ओसामू सुजुकी, तो सुजुकी वाले थे ये आपके जापान के, तो इनको भी दिया गया मरणोपरांत। लास्ट है श्री विवेक देवरॉय, इनको नहीं दिया गया। तो राइट आंसर होगा आपका, नॉट पूछा है तो फर्स्ट और फिफ्थ नहीं होंगे, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 5। तो जो जगदीश सिंह खेर है, वासुदेवन नायर है, ओसामू सुजुकी है, इनको दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। दो स्टेटमेंट दिए, आपको बतानी है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द गिनी कोफिशिएंट फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी डिक्लाइंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर इतना इतना रहा आपका 0.2662 टू 0.237 रूरल के लिए, और अर्बन के लिए 0.3142 टू 0.284। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, यूपीआई पेमेंट हैव एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया था यूपीआई पेमेंट को, और अभी 2024 में अगर हम देखेंगे तो बोला गया है इसमें आपका लगभग 2 लाख बिलियन से भी ऊपर की क्या हुई आपकी ग्रोथ देखने को मिली, लोगों ने इतना यूज किया इसका। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड iSpot पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। अगर टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं तो उसको बहुत ही ऑन द स्पॉट आपका बहुत जल्दी से क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके, तो उसके लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा किया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने iSpot पोर्टल लॉन्च किया है, जो टेक्निकल ग्लिचेस को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ग्लिचेस मतलब गड़बड़ जो हो जाती है उसको क्या करेगा, ये रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विल बी द पायलट ऑफ द अपकमिंग एग्जिम फॉर्मेशन टू द आईएसएस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आपकी ये। आपको पता है कि 4 हैं गगनयान मिशन में जाएंगे, जिनमें से एक शुभांशु शुक्ला जी हैं। नैयर जी को और शुभांशु शुक्ला जी को 2 को किया गया था एग्जिम 4 के लिए सेलेक्ट, फिर फाइनली उसमें से अब फाइनली हमारी जो फाइनली एक सिलेक्ट हो गए, और इसी साल आपका एग्जिम फॉर्मेशन जाएगा, नासा का है ये। 3-4 देश है इसके अंदर, पोलैंड भी है इसके अंदर, इंडिया भी है इसके अंदर। तो शुभांशु शुक्ला जी क्या होंगे इसमें, ग्रुप कैप्टन होंगे। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, ही विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस इन द लास्ट 40 ईयर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि पिछले जो 40 सालों में पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो स्पेस में जाएंगे। तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ऑपरेशन मेघदूत था, बहुत फेमस है, 1984 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? 1984 के अंदर पाकिस्तान ने हमारे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्या किया था, उसको कंट्रोल किया था। तो सियाचिन ग्लेशियर को रिकैप्चर करने के लिए, दोबारा से हमें उसको कैप्चर करना था, तो उसके लिए हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आपकी दी हुई है 2, तो आपको 3 दिए हैं, तो आपको बताने करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है, क्या इनका जन्म डूडी के विलेज पंजाब के अंदर हुआ था 28 जनवरी 1865 में? हाँ जी, हुआ था। ही फाउंडेड एंड एडिटेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। हाँ जी, ठीक है। लाला लाजपत राय ऑथर द बुक यंग इंडिया। हाँ जी, ये भी ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 38th नेशनल गेम्स। जो आपकी 38 नंबर की नेशनल गेम्स हुई, उससे रिलेटेड आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या इन जो आपकी थीम थी नेशनल 38 नेशनल गेम की ग्रीन गेम्स थी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, यही थी। सेकंड स्टेटमेंट है, द ऑफिशियल टॉर्च नेम तेजस। तो तेजस तो नहीं है, तेजस्विनी था, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड है आपका, द मैस्कट फॉर द इवेंट मॉली इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न्स बाय द IUCN। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो मोनाल था, मोनाल के ही नाम पे मैस्कट का नाम पड़ा था मॉली, और आपका ये लिस्ट कंसर्न के अंदर ही आता है, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं टिक लगा लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा होगा ना वहां पे मैं जरूर करूंगी। तो ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जो मॉली है ये IUCN की, जितने भी आपके IUCN की रेड लिस्ट वाले आ रहे हैं ना, ये सबका आपने क्या करना है, अलग से एक टेबल बनाना है। लेकिन जो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने तेजस बोला, तेजस नहीं, तेजस्विनी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 3 बी, 1 एंड 3, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Where is the country's first organic fisheries cluster launched by the Union Animal Husbandry and Fisheries Minister राजीव रंजन सिंह? तो भारत का जो है पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी मिनिस्टर जो कि है राजीव रंजन सिंह जी। तो उन्होंने लॉन्च किया है, कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है सिक्किम के अंदर, है ना।
तो आप क्या कर रहे हो, आप फिश को खाना देने गए हो, आटा देने गए हो, ऑर्गेनिक, आपने बोला हम ना बिल्कुल ऑर्गेनिक खिलाएंगे, ये तो फिशेज ऑर्गेनिक है, तो आप उनको देने गए हो और आप क्या दे रहे हो, साथ में वहां पे सिक्के भी डाल रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिपब्लिक डे इज करेक्ट। तो रिपब्लिक डे से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टुक प्लेस किया गया था इरविन स्टेडियम में न्यू दिल्ली में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, द रिपब्लिक डे परेड इज 2025 इंक्लूडेड 352 मेंबर कॉन्टिजेंट फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी जनवरी 26 वाज चोजन टू कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो अपने आप में गलत है, आपको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपका अगस्त के महीने में हुआ था और वो भी 8 अगस्त को 1942 में। तो ये तो कहीं से भी रिपब्लिक डे से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा जिसमें भी आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट होगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड है आपकी ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माउंट कैलाश कंसीडर टू रिप्रेजेंट इन हिंदू माइथोलॉजी। तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो माउंट कैलाश है उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है द कॉस्मिक माउंट मेरू। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अभी थोड़ा सा मतलब हालात थोड़े अच्छे हो रहे हैं और वो भी अपनी फोर्सेस को पीछे कर रहे हैं, और जो कैलाश यात्रा करना चाहते हैं तो बोले ठीक है आप कर सकते हैं और हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे दोनों देश मिलकर। तो आपका राइट आंसर रहेगा द कॉस्मिक माउंट मेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द अचीवर कैटेगरी इन द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो हेल्थ की बात की गई है, तो उसमें ओडिशा तो बढ़िया रहा था, झारखंड भी अच्छा था, गुजरात भी अच्छा था, राजस्थान अचीवर कैटेगरी के अंदर नहीं था, तो ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वॉन द 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल इन मलेशिया। तो मलेशिया के अंदर जो आपका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है 9th नंबर का जोहर, तो वो किसने जीता है। मैंने कहा था पनीर खा के बड़े बड़ों को जोहर दिखा देते हैं ये, तो इंडियन पनीर सेल्वम राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और कहाँ से थे ये आपके, ये थे आपके तमिलनाडु से, इंडियन पनीर सेल्वम इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर का जोहर इंटरनेशनल फेस्टिवल सॉरी चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वीक कमांडर रिटायर्ड के रामचंद हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स। तो जो वीक कमांडर आपके के रामचंद जी है, तो मैंने कहा था रामचंद जी हैं तो इन्होंने अपनी जो राम जी है ना, तो राम जी से कनेक्ट कर सकते हो कि उनकी जर्नी जो 14 साल का उनको बनवास मिला था, वो जर्नी भी उन्होंने बनवास की तरह नहीं काटी, वो बहुत ही अतुल्य थी, इनक्रेडिबल थी। तो इन्होंने ऐसी ही बुक लिखी है और अब इनका हाल ही में निधन हो गया, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ द इंडियन अवेक्स। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगर मेरे से कोई भी किसी तरीके की मिस्टेक होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि बिल्कुल करेक्ट करूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है कि जल्दी करना है क्योंकि हमें बहुत जल्द फिर कल से हमने फैब स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है रिवीजन सीरीज है, अगर कोई भी मिस्टेक होगी और आपको कहीं लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और गलती फलती होगी तो माफ कर देना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इसरोज 100th लॉन्च। तो जो इसरो का जो 100th नंबर का लॉन्च है, तो उसमें से जो आपकी स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लॉन्च व्हीकल यूज एज GSLV F-15। सेकंड स्टेटमेंट द NVS-02 सैटेलाइट इज पार्ट ऑफ द नाविक सीरीज। बिल्कुल ठीक है आपका, है ना, जो NVS-02 सैटेलाइट है ये नाविक सीरीज का ही क्या आपका पार्ट है, और ये जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज है उनके लिए क्या किया गया है, एक नेविगेशन सिस्टम तैयार किया गया है। जैसे हम लोग GPS यूज करते हैं ना, GPS कहाँ का, US का बताया था मैंने आपको, तो उसी तरीके से ये NVS-02 सैटेलाइट किसके लिए, ये नाविक सीरीज की हैं और ये होती है आपकी आर्म्ड फोर्सेज के लिए, और इसका लॉन्च व्हीकल GSLV F-15 है। तो मैंने दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चीज मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि आपने याद रखना है कि जो NVS-02 है इसके लिए तो GSLV F-15 है, इसका बोला एक वर्जन पहले है 01, तो उसका था GSLV F-12, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना कि कौन सा पूछा, 01 पूछिए कि 02 पूछिए। और GSLV से हम जो हैवी सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द यूरोड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंडिया ने अभी हाल ही में बोला ठीक है, यूरोप वालों को वो बोला बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम भी आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो कर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें सिर्फ आपको क्या करो, ऑफिशियली सिर्फ ज्वाइन कर दीजिए, हम ऑब्जर्व करेंगे। बोला ठीक है, तो यूरोड्रोन प्रोग्राम का हम क्या बन गए, ऑब्जर्वर स्टेट बन गए। लेकिन अभी ऑलरेडी इसके अंदर कौन सी मतलब स्टेट हैं जिनका ये यूरोड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो है आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, है ना। मैंने कहा था जर्मनी वालों की मनी जम गई है तो बोला चलो हम ड्रोन बनाते हैं। फ्रांस वालों के पैसे फंस गए थे, इतने पैसे हो गए थे तो उन्होंने ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। इटली वाले टल्ली हो जा रहे थे, इतना पैसा था, बोला टल्ली नहीं होना, सोचे ड्रोन बनाते हैं। स्पेन वालों को ना पैसों देख देख के पेन हो रही थी, बोला ये पैसा खर्च करते हैं ड्रोन बनाने में। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ASER 2024 रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको दिया था सर्वे 82 चिल्ड्रन, क्या आपके 82% चिल्ड्रन स्मार्टफोन यूज करते हैं, हाँ जी करते हैं। 57 चिल्ड्रन जो थे आपके
57% जो चिल्ड्रन थे वो यूज कर रहे थे स्मार्टफोन को अपनी एजुकेशनल रिलेटेड मैटर्स के लिए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, लगभग 57% तो होते ही हैं अप्रोक्स, आपको पता है कि उससे कम के जो बच्चे हैं वो मिसयूज ही कर रहे हैं। 76% जो चिल्ड्रन थे वो ब्राउज करते सोशल मीडिया पे, स्मार्टफोन का यूज कर रहे थे और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब चला रहे थे। फिर गुजरात, यूपी एंड उत्तराखंड शोड एट इज 10 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एबल टू रीड और क्लास 2 टेक्स्ट। तो ए से 2024 क्या होता था, इसके अंदर पूरा एक सर्वे किया जाता था, बच्चों से बात की जाती थी, क्लास 3 के बच्चों को बोला जाता था आप क्लास 2 की बुक रीड करके बताओ, क्लास 5 वालों को बोलता था, उनसे जो नीचे वाली जो क्लासेस होती थी कि ऐसे तो नहीं आप पहले ऐसी जंप लगा के पहुंची हो 5th क्लास में, तो देखा गया हाँ बिल्कुल ऐसे से हाल थे बच्चों के। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है, और गुजरात, यूपी और उत्तराखंड ने अच्छा काम किया, वहां पे 10 परसेंटेज का पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो आपकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4 सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर के.एम. चेरियन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, इन्होंने भारत का पहला कोरोनरी बाईपास सर्जरी की थी, जो जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी को कुछ चलता है, तो जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी, कब हुई थी, 1975 के अंदर। 1975 के अंदर क्या हुआ था आपका, संविधान हत्या दिवस भी हम मनाते हैं 25 जून को, तो 25 जून 1975 को देश लगी थी आपकी इमरजेंसी लगी थी, और उसी दिन उसी साल, सॉरी दिन नहीं, उसी साल इंडिया के फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा आपसे यहाँ पे, तो वो थे डॉक्टर के.एम. चेरियन जी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनसे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए। क्या उनको 1999 में पद्म भूषण मिला था? नहीं मिला था, लेकिन 1999 में नहीं मिला था। फिर ही फाउंडेड फ्रंटियर लाइफलाइन हॉस्पिटल इन चेन्नई, आप बताओगे कब मिला था? और हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने फ्रंटियर लाइफलाइन हॉस्पिटल जो चेन्नई के अंदर उसको फाउंड किया था। एंड बस इतना याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द KIWG, मतलब कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इसका फर्स्ट फेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जाएगा? नहीं, वो लद्दाख के अंदर खेला जाएगा। क्या इसके सेकंड फेज के अंदर आपकी अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, की जाएगी। जो आइस वाला था वो जम्मू कश्मीर के अंदर होना था, सॉरी लद्दाख के अंदर होना था, और जो अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग थी ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज कहाँ पे होना था? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तमिलनाडु ने बोलते फिनिश किया, आपका टॉप नंबर पे रहा, नहीं गलत। नंबर 1 पे कौन रहा था? लद्दाख रहा था। लास्ट स्टेटमेंट है, अ टोटल ऑफ 200 नहीं 300 आपके 132 मेडल्स इसमें जीते गए थे। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट फेज है खेलो इंडिया विंटर गेम का वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, तो ये स्टेटमेंट है आपकी गलत। जो फर्स्ट फेज है वो हुआ था आपका लद्दाख के अंदर। सेकंड में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग है ये सेकंड फेज में हुई थी, जो कहाँ पे हुआ था आपका J&K के अंदर हुआ था। थर्ड है तमिलनाडु ने टॉप किया, ये गलत है, लद्दाख ने किया था, और यहाँ पे 200 मेडल नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, द सेकंड फेज विल फीचर अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग ICC अवार्ड्स 2024 विनर्स टू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। आपको अवार्ड कैटेगरी दी हुई थी, आपको बतानी थी सही कौन सी है। पहला है मेलिकिर, न्यूजीलैंड की हैं ये, क्रिकेटर हैं, तो इन्हें रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दी गई है क्योंकि ये बनी है ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। मैंने कहा था ऐसे याद रखना कि जो हम यूज करते हैं ना गारफील्ड, सोवर, सर, ये वर्ड सर वर्ड हम किसके लिए करते हैं? मेल के लिए करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह जी को दी गई है, जो भी आपका पूरी साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उसे दी जाती है एक ट्रॉफी, सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी। अगर कोई फीमेल जीती है, लड़की का नाम है ना रशेल, तो ऐसे करके रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, तो ये दी जाती है ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि मैच बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड दिया है इन्होंने अर्शदीप सिंह, इंडिया से ही है, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये, तो इन्हें बनाया गया ICC मैच T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बिल्कुल ठीक है, ये भी है ना, अभी IPL में भी खेल रहे हैं ये। जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं और इन्हें ICC मैच, ये तो ऊपर भी आपके दिए, बिल्कुल चारों ही क्या है आपकी करेक्ट है। तो 1 2 3 4 ABCD, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2024 हैव बीन कन्फर्ड ऑन 49 पर्सन्स। तो जो जीवन रक्षा पदक सीरीज है आपकी 2024 की, उसके अंदर 49 पर्सन्स को क्या किया गया है आपका अवार्ड दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है क्या वो 17 इंडिविजुअल को दिया गया? हाँ जी ठीक है, दिया गया। देन उसके बाद है द उत्तम जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिया गया आपके 10 इंडिविजुअल को, ये गलत है। जीवन रक्षा पदक दिया गया 22 को, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट है, ये दोनों आपकी गलत है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 तरह के होते हैं ना, सबसे ऊपर सर्वोत्तम, देन उत्तम, देन जीवन, तो ये 17 इंडिविजुअल को दिया गया है। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फ्लोइंग लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी।
तो उनके बताया कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज हमको बड़े अच्छे से पता है कि गुजराती में ही लिखा गया था। दो थे आपके गुजराती में लिखे गए थे, एक तो था आपका नवजीवन, एक था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज गुजराती में ही है। हरिजन था, तो हरिजन इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने हिंदी में लिखा था ताकि सबको समझ आ सके। तो ये आपका गलत हो गया। तो हरिजन का होगा आपका 2 का होगा सी, एंड इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में था। 3 का होगा बी, एंड 4 का होगा आपका, नहीं सॉरी, इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में होगा डी, एंड नवजीवन का होगा, मैं मैच ही कर देती हूँ, रुको। हिंद स्वराज बिल्कुल ठीक है, हरिजन आपका सी, एंड इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में। तो राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, ए, सी, डी, देन बी। तो ये किस में आपका, ये है आपका ए सी डी बी, ऑप्शन डी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुनेरी inland mangrove site is presumed to have originated during which geological period? तो मियोसिन पीरियड के अंदर था, हमें याद ही है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पढ़े थे हमने। तो जो गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव साइट है उसको प्रिज्यूम किया गया, बोलते वो ओरिजिन जब उसका हुआ था तो कौन से पीरियड में होता, इसके लिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं। तो 4 पीरियड दिए हैं आपके, होलोसिन पीरियड दिया है, मियोसिन पीरियड दिया है, प्लेस्टोसिन पीरियड दिया है, जुरासिक पीरियड दिया है। तो मियोसिन पीरियड, जुरासिक पीरियड सुनते ही हमें डायनासोर याद आ जाते हैं। तो आपका जो गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव साइट है ये कौन से पीरियड के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, मियोसिन पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द इंक्रीजिंग पोटेशियम कंजप्शन? इसको बड़े अच्छे से समझा था हमने। जनरली हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं जिसमें NaCl होता है, ठीक है। अगर आपको उसके थोड़े हार्मफुल, मतलब उसके नुकसान भी होते हैं, अगर आपको क्या करना है, उसके क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना है बॉडी के अंदर, तो आप उसकी जगह किसको कंज्यूम कर सकते हो, पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम भी आपको वही बेनिफिट देता है। तो आप पोटेशियम का कंजप्शन कर सकते हो। अगर बोलते हैं आप बॉडी के अंदर आप पोटेशियम का कंजप्शन इंक्रीज करते हो तो उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है, तो उसका प्राइमरी बेनिफिट ये है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बोलते हैं ना डॉक्टर कि आप नमक मत खाओ, नमक मत खाओ, आप कम से कम नमक खाओ। तो अगर वो मेंटेन करना है तो आप क्या कर सकते हो, किसी को फिर भी दिल करा नमक खाने का, तो आप उनको क्या करिए, पोटेशियम दीजिए, और उनका बीपी भी मेंटेन हो जाएगा, लो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका हाई बीपी होता है ना, उसकी वजह से सर्जरी नहीं हो पाती है। किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, कुछ है, जैसे मेरी नानी जी को स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उनका सर्जरी नहीं हो पाती है बिकॉज उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आता, उनका बीपी बहुत हाई रहता है। तो अब मैं उनको पोटेशियम दूंगी जिससे उनका बीपी क्या हो जाए, लो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द कंट्रीज हैव विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवास इन जनवरी 2025? तो इकोवास भी न्यूज में था आपका, कौन से 3 देश है जिन्होंने विड्रॉ ही कर दिया है, बोला हमने रहना ही नहीं है, हम तंग हो गए हैं। तो वो कौन थे आपके, वो था आपका माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो ये तीनों ही क्या आपकी अफ्रीकन स्टेट है, और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्या है, आपकी अफ्रीकन स्टेट की है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। तो इससे अब इन्होंने विड्रॉ कर दिया। किस किसने किया है, माली ने, बुर्किना फासो ने और नाइजर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोनिक वेपन्स दैट वर रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? सोनिक वेपन सुनते ही आपको पता है कि इतना ज्यादा साउंड करती थे दूर दूर तक कि कान फट जाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत ही लाउड होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए, टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और सबसे पहले आपका यूएस ने भी इसका यूज किया था, है ना। तो इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, और अभी हाल ही में आपकी सर्वे की गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने क्या किया, इसका यूज किया है बेलग्रेड के अंदर। सर्वे की कैपिटल क्या आपकी बेलग्रेड है, तो बोला गया कि आपने इसका यूज किया है, तो आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए था, ये बैंड है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हैं, उन्होंने बोलते वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, नाम से पता लग रहा है ट्रेड, ट्रेड का मतलब कमर्स एंड इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा? बोला हम सेवा करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये कौन है, हमारा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ना हमेशा ही क्या रहते हैं, सेवा के लिए आगे रहते हैं, आयुर्वेदा वाले। तो कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। तो राइट आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव युवा विकासम स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो राजीव जी के नाम से है, तो आपको पता है कि कौन हो सकता है, तो तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी राजीव युवा विकासम स्कीम इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड
हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशंस। तो इकलौता विक्रम साराभाई कहाँ से थे? इंडिया से थे। कल्पना कहाँ से थी? कल्पना चावला जी इंडिया से थी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 क्या है आपकी? हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आपके। और ये जो 3201 लिखा होता है 32 इसकी कैपेसिटी होती है, ये याद रखना, हमने किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेट द छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने अब बोला कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे एक पहला टेम्पल उन्होंने वहां पे उसका उद्घाटन भी कर दिया है। तो कहाँ पे किया है उन्होंने? थाने के अंदर किया है। राइट आंसर रहेगा आपका थाने। कुछ क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी, आप प्लीज ध्यान से देख लेना, क्योंकि नहीं तो फिर रिवीजन सीरीज का फायदा नहीं है अगर मैं इतना डिटेल में मतलब करवाऊंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेयर कैरेकल हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड एट विच टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो बिग कैट की कैटेगरी थी आपकी, ये बिग कैट में जो आती है आपकी, कैट लाइक फेस भी था इसका, मैंने देखा था। तो एक रेयर कैरेकल है जिसको अभी हाल ही में स्पॉट किया गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर किया गया था? आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर, है ना। बिल्कुल मुकुंद कैसे बोलूं मैं इसको भी, ट्रिक अगर हो तो जैसे होता है ना क्राउन होता है, तो वैसे इन्होंने मुकुट लगाया हुआ है, ऐसा कैरेकल है आपका, कैरेकल का मुकुट राजस्थान के अंदर। तो रेयर कैरेकल कहाँ पे मिली आपके? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24, कैंगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में था क्योंकि कैंगर रिवर भी न्यूज में थी। तो आपसे पूछा गया ये कहाँ पे है, तो मैंने कहा था ना 36 कंकड़ मारे थे हमने, 36 से छत्तीसगढ़। तो कंकर से कैंगर वैली नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ फाइव आइज अलायंस। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं जो आपकी फाइव आइज अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो यूएस होगी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये 5 कंट्री हैं जो फाइव आइज अलायंस का। दो तो आपकी नॉर्थ अमेरिका की होगी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन आती है आपकी? कनाडा होगी और यूएस होगी। यूरोप का एक यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो खुद से कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड हो गया। तो ये 5 है आपके फाइव आइज अलायंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनहीट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो मैनहीट क्या है जो हाल ही में न्यूज में रहा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर बरसेलाज हैं जो राजा महाराजा के टाइम के हैं, बस स्टोन खड़े किए होते हैं, वैसे ही मेन हीट है आपका। मेन हीट क्या है? आपके स्टैंडिंग स्टोन थे अपराइट पोजीशन में, और लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और ये इसलिए था क्योंकि अभी इसको यूनेस्को के अंदर क्या किया गया है? ऐड ऑन किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हाईलाइटेड हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46, और इसी के साथ हमारा जनवरी मंथ यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से करोगे, जितने भी हमने रिवीजन से इस 2 पार्ट में आपकी खत्म हो जा रही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी अब क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।